हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी के द्वारा हर वर्ष यहाँ पर देखा जाए तो पीसीएस का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों से कहा जाता है यदि आप एग्जाम को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को देखें। आज हम यहाँ पर प्रीलिम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 2023 का प्रश्न पत्र हमारे सामने है। ये जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, जिसका पहला पृष्ठ कुछ ऐसा दिखता होगा। और जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं या कह सकते हैं उसका एनालिसिस करते हैं तो आपको कई सारे आइडियाज लग जाते हैं। सबसे पहले चीज को कि प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी है, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल उनका यहाँ पे कैसा होता है, और साथ ही साथ आपको गाइड करते हैं कि इन फ्यूचर जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और हर एक टॉपिक में किस तरीके की चीजें आपको स्टडी करनी चाहिए, कैसे वहां पर उसे पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको फ्यूचर की एक स्ट्रेटजी बनाने, स्टडी का एक यहाँ पर तरीका और साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति को समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो आइए हम यहाँ पर आज अपने इसी एनालिसिस के अंतर्गत देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के एनालिसिस में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और उनका आंसर भी क्या है। तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको आइडिया भी लगेगा कि आपको यहाँ पर अपनी जो तैयारी प्रीलिम्स की करनी है वो कैसी करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो कि संविधान के भाग में है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन देखें, पहला है संघ राज क्षेत्र भाग 8, दूसरा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, तीसरा है अधिकरण भाग 11 और चौथा है राजभाषा भाग यहाँ पे 17। तो आपको ये बताना है कि कौन सा भाग है जो इसमें सही सुमेलित नहीं है, ए, बी, सी या डी में। ओवरऑल अगर हम देखें, जो हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में टोटल कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, और इस 22 भाग में हर एक भाग में पर्टिकुलर एक विशेष कह सकते हैं, विषय कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा की गई है। अब इसमें हम देखें संघराज क्षेत्र है जो कि यहाँ पर आपको सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको देखें तो अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में है जो कि यहाँ पे सही है। अधिकरण जो यहाँ पे देखा जाए ये यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अधिकरण के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपको 14A के अंतर्गत आपको यहाँ पर दी गई है। राजभाषा देखा जाए तो ये भी यहाँ पर आपको सही है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए जो एक आंसर यहाँ पे आपका गलत होगा, जो इसका या राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है, सी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे है, सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। देखिए आप इंग्लिश में यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको भी यहां पे देख सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का यहां पे आपको चयन करना है। ए दिया है अनुच्छेद 324, बी दिया है अनुच्छेद 315, सी दिया है अनुच्छेद 280 और डी दिया है अनुच्छेद 338। दूसरी सूची को अगर हम देखें तो यहाँ पर विषय दिया गया है, जिसमें पहला लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है लोक सेवा आयोग और चौथा है निर्वाचन आयोग। आपको यह बताना है कि इसमें से यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद किस आयोग से यहाँ पे रिलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक कूट का चयन करना है। कूट यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है 3 2 4 1, 4 3 2 1, 3 2 1 4 या 1 3 4 2। तो ये आपका कूट है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। और जब यहाँ पे देखिए जो जानकारी है, अगर हम इसमें देखें वित्त आयोग के बारे में, जो इसमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपको सारे नहीं याद हैं, कुछ तो होंगे जो आपको याद होंगे। जैसे वित्त आयोग लगातार एक चर्चा में रहता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 16th फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पे आपको गठन हुआ है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का यहाँ पे आपको गठन किया गया है, जिसके यहाँ पे अध्यक्ष जो है आपको अरविंद पनगड़िया को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया यहाँ पर आपको 16वें वित्त आयोग के यहाँ पे आपको अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनको यहाँ पर 2 साल बाद यहाँ पर अपनी इनकी रिपोर्ट अपनो सबमिट करनी है। अब यहाँ पर इसको लेकर के चर्चा में विषय हो सकता है आपको याद हो तो 280 है, वित्त आयोग के संदर्भ में जो जानकारी है 280 है। तो यहाँ पे देखिए तो दूसरे का आपको सी यहाँ पर आपको पता है। इसके अलावा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग, इसके बारे में आपको पता होगा। इनके बारे में जो देखा जाए तो 315 अनुच्छेद 315 में यहाँ पे इसकी जानकारी है। तो 2 चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन चीजों को ही आधार बना ले तो आपको हो सकता है अगर मान लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, निर्वाचन आयोग का नहीं पता है तो आप इसके अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या है, उसके बाद निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी कहाँ है, अनुच्छेद 324। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में जानकारी है अनुच्छेद 338। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप मिलान कर सकते हैं।
तो देखिए ए है एक जो ऑप्शन यहाँ पर है अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग, यानी कि ए का क्या होगा 4 होगा। बी देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 315 है जो कि लोक सेवा आयोग यानी कि पी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 380 जो है वित्त आयोग से रिलेट करता है यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और चौथा अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 2 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, कूट मिलान करने को ही दिया हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करिए और सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि के अनुसार इन्हें यहाँ पे क्रम से लगाना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला दिया है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा दिया है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई और सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई। इस हिसाब से यहाँ पर आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए, आपको कम से कम ईयर याद होना चाहिए कि किस ईयर में कौन सी बैठक यहाँ पे संपन्न हुई या कौन सी चीज यहाँ पर। इस हिसाब से देखिए 3 2 1 4, 1 2 4 3, 4 1 3 2 या 4 1 2 3, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से। इस क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज सबसे पहली कौन सी घटना हुई होगी। देखिए सबसे पहले क्या, संविधान बनने के लिए संविधान सभा का होना का गठन होना सबसे जरूरी है। संविधान सभा का गठन हुआ होगा तो उसकी बैठक हुई होगी। तो यहाँ पे आप देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक, ये पहली चीज जो 1946 में यहाँ पर हुई। अब संविधान सभा गठित हुई होगी तो वहां पर संविधान को बनाने को लेकर कोई ना कोई समिति गठित की हुई, यानी कि एक प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर यह हुआ 1947 में। अब 1947 के बाद देखा जाए तो इन्होंने संविधान बनाने के लिए अलग अलग यहाँ पे चर्चाएं हुई होंगी, चीजें ली गई होंगी, उसको लिपिबद्ध किया होगा और उसके बाद वहां पे चर्चा के पश्चात उसे स्वीकार करने की बात हुई होगी। तो अंगीकृत आपको देखा जाए अधिनियमित करने की बात हुई होगी, जो कि यहाँ पे देखा जाए 1949 में हो गया। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जब सभी ने इसे स्वीकार कर लिया तो उसे फिर एक डेट अपनाएंगे कि किस दिन इसे लागू किया जाए। तो प्रवृत्त होने की जो तिथि वो था आपको 1950, 26 जनवरी 1950, जिस दिन से हमारा यहाँ पे संविधान लागू हुआ और हम यहाँ पे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो 46, 47, 49, 50। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बाद में क्या है चौथा। तो चौथा देखिए यहाँ पे 2 जगह पे बी पे है डी पे है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी कौन सी घटना हुई, प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। तो 1947 में हुई, यानी कि पहला आएगा। तो चौथे के बाद देखिए यहाँ पे दोनों में पहला है, तब आता है आपको दूसरे तीसरे में पता होना चाहिए। तो पहला दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, तो ये हो गया आपका चौथा आंसर 4 1 2 3, यानी कि डी आंसर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक के अभिकथन और दूसरे को कारण यहां पे बताया गया है, ठीक है। अभिकथन ए कहता है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एवं खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण बताया गया है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर नीचे कूट दिया गया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर यहाँ पे देखा गलत है, ए गलत है लेकिन किंतु आर यहाँ पे सत्य है। तो ए बी सी डी में से यहाँ पर आपको आंसर बताना है। अब यहाँ पे ये देखिए जो है आपको संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, जो कि आपको भाग 1 के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाता है। अनुच्छेद 1 2 3 4, जब आप अनुच्छेद 4 को यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा आर्टिकल 4 को जब आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 4 में देखिए तो इसके बारे में आपको जानकारी दी गई, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में उसके सीमा इत्यादि के परिवर्तन के संदर्भ में क्या एक प्रावधान यहाँ पर है। जैसे कि संसद जो है किसी राज्य क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पे प्रावधान है, उसे बदलने का यहाँ पे अगर प्रयास करती है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति से वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे राज्य को भी उसमें यहाँ पे शामिल किया जाता है। लेकिन मैटर यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य को की जो भी वहाँ पे उनके द्वारा सिफारिश इत्यादि की जाती है उसके मानने या न मानने दोनों के संदर्भ कोई बाध्यता वहाँ पे नहीं होती है। हाँ, प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति जो है संसद
के संदर्भ में वहां पर उसको जो पटल है, जो प्रारूप है, उसे वहां पे देखता है, उस प्रारूप को यहाँ पर राज्यों को भेजता है। उसके बाद उस प्रारूप को संदर्भ में राज्य जो भी यहाँ पे अपने सुझाव देते हैं राष्ट्रपति के पास वापस आता है। राष्ट्रपति के, क्योंकि संसद का यहाँ पे भाग है, तो वहां पे संसद से जो भी चीज प्रक्रिया बनेगी बिना राष्ट्रपति की अनुमति से उसका प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। और इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही जो कथन है, यानी कि अभिकथन है, वो भी सही है। कारण है यहाँ पे दोनों ही यहाँ पर आपको सही है। तो ए बी सी डी में यहाँ पे देखें तो ए आर दोनों ही यहाँ पर आपको सही है, दोनों सत्य हैं। आर एक यहाँ पे सही व्याख्या करता है, क्या संदेह, क्योंकि देखिए यहाँ पे किसी राज्य की सीमा बदलने में राष्ट्रपति संसद को यहाँ पे इसके लिए राष्ट्रपति संबोधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव विचार के खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो तथ्य लिखा हुआ है, खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर आप उसे बताते हैं, नहीं बताते हैं, दोनों ही संदर्भों में देखा है तो राष्ट्रपति आपकी बातों को स्वीकार नहीं, आपको एक डेट बता दी गई, आप इसके अंदर यहाँ पे आपको इसको दे दीजिए, बता दीजिए। यानी कि अगर नहीं भेजेंगे उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए, यानी कि डिसीजन लेने के लिए वहां पर फ्री है, तो वहां पर डिसीजन वो ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ का ए आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है? ठीक है, पहला क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि यहां पे मान्य होते हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि यहां पे मान्य नहीं होते हैं। तो यहां पे देखिए, मान लीजिए उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या फिर शून्य घोषित सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह पूछा जा रहा है कि क्या उस दिन से लेकर उसके पहले तक के जो भी कार्य हैं, क्या वो मान्य होंगे या नहीं होंगे? उस दिन का ही सिर्फ मान्य नहीं होगा या उसके पहले का भी मान्य नहीं होगा, या मान्य होंगे, या क्या होगा इस गतिविधि को लेकर? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, केवल एक, केवल दो, केवल एक दो दोनों सही हैं, या ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, देखिए जो मामले की इसमें सुनवाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर आपको सभी पता है, केवल यहाँ पर एक सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 6 के संदर्भ में, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब भी इस तरह की घोषणाएं यहाँ पर की जाएंगी या उनके निर्वाचन की जो स्थिति है शून्य घोषित की जाएगी, तो उसके बाद यानी कि जिस दिन से शून्य की जाएगी उसके बाद से यहाँ पे उनकी कोई प्रक्रिया की चीज़ें यहाँ पे स्वीकार नहीं है, उसके पहले उन्होंने उस पद पे रहते जो भी काम यहाँ पे किया है वो यहाँ पे मान्य है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि यहाँ पे मान्य होते हैं, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यविधि यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। यानी कि जैसे ही वो घोषित कर देते हैं उसके बाद से यहाँ पर, उसके पहले तक के, चाहे उस दिन हो या उससे पहले हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे मान्य है। चलिए आते हैं यहाँ पे, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार या सुषमा स्वराज? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? आसान सा प्रश्न है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, प्रथम महिला स्पीकर कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन सी थी, प्रथम प्रधानमंत्री कौन सी महिला थी, तो यहाँ पे ये जो इस तरह क्वेश्चन है वो काफ़ी यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा, तो देखिए यहाँ पे कुछ महिलाओं के नाम, जैसे प्रतिभा पाटिल है, मीरा कुमार है, सुषमा स्वराज है, उर्मिला सिंह है। प्रतिभा पाटिल देखी जाए आपके राष्ट्रपति रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज देखा जाए तो आपके मंत्री यहाँ पे रह चुके हैं, और मीरा कुमार जो रहती हैं वो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा। प्रथम लोकसभा महिला जो स्पीकर यहाँ पर हुई हैं उनका नाम यहाँ मीरा कुमार है, और कार्यकाल अगर बात करें तो 2009 से लेकर 2014 तक देखा जाए तो मीरा कुमार का यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर के रूप में उन्होंने कार्य किया। और बड़ी बात यह है कि लगातार 2 बार यहाँ पर महिलाएं जो है लोकसभा के स्पीकर बनी, और इस संदर्भ में यहाँ पे देखें, इसके बाद यहाँ पे देखें तो सुमित्रा महाजन भी यहाँ पर आपको बनती हैं, और इनका कार्यकाल चलता है 2014 से लेकर के 2019 तक। और वर्तमान समय में देखा जाए तो कौन है? ओम बिरला हैं, और यहाँ पर आपका इनका कार्यकाल जो है 2019 से लेकर के अभी 2024 तक यहाँ पे रहेगा। जब तक ये लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये आपको लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर के संदर्भ में ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूची या विषय से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अनुसूची देखिए यहाँ पे दी हुई है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, 8वीं अनुसूची में है भाषाएं,
9वीं अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, और 10वीं अनुसूची में यहाँ पे है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्न युग्मों में से कौन सा जो युग्म है संविधान की अनुसूची के विषय में यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, A, B, C या D में से, ये बताएं जी। A, B, C, D में से यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे सूची अनुसूचियों के जो बारे में देखा जाए, जो जानकारी हमारे पास यहाँ पे है, इसमें अगर हम देखें जो सही सुमेलित नहीं है उनमें से जैसे पहला यहाँ पे दिया है तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के संदर्भ में है, यानी कि जो भी यहाँ पे संसद सदस्य हैं या राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, जो भी यहाँ पर आपको शपथ यहाँ पर ले रहे हैं उनके संदर्भ में शपथ क्या होगा, उसका प्रारूप यहाँ पर क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है जो कि यहाँ पे सही सुमेलित है। 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो भारतीय भाषाओं के बारे में यहाँ पर आपको देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं यहाँ पर ऐड की जा चुकी हैं, उनके बारे में इसमें आपको जानकारी दी गई है। 10वीं अनुसूची जैसे कि आप जानते हैं दल बदल पर के आधार पर यहाँ पर है, तो ये 3 सही है। आपको जो सही सुमेलित नहीं है वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में अगर हम देखें यहाँ पे राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से यहाँ पे संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो मुद्दा है ये अनुसूची 4 का है, ठीक है। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में जो भी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं उनका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन जो है वो उसकी जानकारी आपको दी गई है अनुसूची 4 में। जबकि जो 9वीं अनुसूची रिलेट करती है वो किससे रिलेट करती है, आपकी भूमि सुधार जमींदार प्रणाली, ठीक है। भूमि सुधार यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा, भूमि सुधार से यहाँ पर आपको संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 का C। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए यहाँ पे अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो किस संदर्भ में यहाँ पर यह आपको आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के जो लागू होने के समय से लेकर अगले कितने वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को यहाँ पे सभी सरकारी कह सकते हैं कि कार्यों के संदर्भ में यहाँ पे मान्यता प्राप्त थी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर बताना है, 5, 10, 15 या 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। तो भारतीय जो भी देखिए यहाँ पे 15 वर्ष का संदर्भ यहाँ पे 1963 में यहाँ पे अधिनियम कानून पारित किया गया, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि अब यानी कि उससे पहले तक यहाँ पर 1963 तक 15 वर्ष तक यहाँ पर 1947 से लेकर 1963 तक के प्रक्रिया की चीज़ों को देखें तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा सभी सरकारी कार्यालयों में जो भी कामकाज सरकारी होते थे वहाँ पे अंग्रेजी के माध्यम से होता था। लेकिन 1963 में ये जो प्रावधान किया गया उसमें कहा गया कि जो हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको अंग्रेजी जो है आपको सर्वमान्य भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, वहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको उस लोकल भाषा में यहाँ प्रयोग करना है। लेकिन जहाँ पर कई सारी भाषागत चीज़ें हैं वहाँ पर आपको अंग्रेजी स्वीकार की जा सकती है बशर्ते कुछ उपबंधों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है जो सीधा सीधा यहाँ पे बात करता है उसका आंसर हो जाएगा C 15 वर्ष के संदर्भ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन एक दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। अभिकथन ए है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, दूसरा कहता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। आप इंग्लिश का भी यहाँ पे ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं कार्यपालिका के संदर्भ में, विधायिका के संदर्भ में, न्यायपालिका के संदर्भ में, ठीक है, तो संसद जो है वहां पे देखा जाए तो संसद या हम कहें कानून बनाने की कोई प्रक्रिया है तो संसद के 2 सदन हैं जिसमें आपको देखा है तो लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन इसकी पूर्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के बिना नहीं होती है। रीजन क्यों है? क्योंकि कोई भी विधेयक इत्यादि आप लेकर आते हैं, कोई परिवर्तन करना होता है तो वहां पर क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा से पारित तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके कानूनी स्वरूप बनने की प्रक्रिया कहां पर होती है फाइनल, जब राष्ट्रपति उस पर यहां पर आपको हस्ताक्षर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में पहला जो अभिकथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है यह सही है, और दूसरा कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता,
ये भी सही है। अब यहाँ पर ये आपको बस यहाँ पर अंदाजा लगाना है कि कौन किसकी यहाँ पर व्याख्या कर रहा है या कारण जो है वो क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों का राष्ट्रपति विधेयक जो है सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। और तो देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है, तो अपने आप में ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो पारित विधेयक है वो सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। तो यहाँ पर ए आर यहाँ पर आपको दोनों सत्य हैं और ए आर की यहाँ पर सही व्याख्या करता है, तो बी आंसर पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। और दूसरा कहता है अपना प्रतिवेदन जो है नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसके संदर्भ में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल 2, बी है 1 और 2 दोनों, सी कहता है कि केवल 1 और डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। तो वित्त आयोग के संदर्भ में अगर आपने अभी हाल ही में मेरा एक वीडियो भी यहाँ पे आया है, उसको अगर आपने पढ़ा है और उससे पहले भी अगर आपने रिवीजन तो कर ही रखा होगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। देखिए, वित्त आयोग का यहाँ पे 16वें वित्त आयोग का, जैसे हमने कहा कि 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष के बाद यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 6 नहीं बल्कि 4 सदस्य होते हैं। और अपना प्रतिवेदन ये नीति आयोग को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को यहाँ पर सौंपते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर इनका गठन करता है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे दोनों ही कथन जो है अपने आप में गलत हो जाएंगे, अर्थात डी इसका आंसर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति यहाँ पर से संबंधित आपको कथन दिए गए हैं। रिट आपको पता है 5 तरीके की रिट हैं जो यहाँ पर इनके द्वारा जारी की जा सकती हैं। जैसे कहता है उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का यहाँ पे प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा जो कथन कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या यह भी सही है? अब इन दोनों ही संदर्भ में आपको यहाँ पर नीचे कथन बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो आपको यह बताना है रिट संबंधी अधिकार, पहली चीज कितने प्रकार के, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे जारी कर सकता है, किस संदर्भ में जारी कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या संसद कोई कानून बना करके जो उच्चतम न्यायालय के पास अधिकार है रिट जारी करने को, वो किसी अन्य न्यायालय को भी उस तरह के अधिकार क्षेत्र को प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है। ये यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन को पहचानना है। तो इस संदर्भ में यहाँ पे देखिए जो पहला कथन है एक तो सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला अगर सही है तो इस संदर्भ में आपको दूसरे कथन की यहाँ पर आपको चर्चा जो है वो संदर्भ यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, क्या संसद ऐसा कानून बना सकता है। तो आपको अगर आपको याद है आर्टिकल अनुच्छेद 139, आर्टिकल 139 को अगर आप पढ़ें तो वहां पर इस संदर्भ में आपको जानकारी दी गई कि संसद के पास ये अधिकार है, वो कानून बना सकता है और कानून बना करके इस तरीके के अधिकार को यहां पर किसी अन्य न्यायालय को ये दे सकता है। अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि उच्च न्यायालय के पास भी यहां पर रिट जारी करने का आपको अधिकार है, यानी कि सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है बल्कि उच्च न्यायालय के पास भी देखा जाए तो इस तरीके के अधिकार हैं। और इस तरह के अधिकार देखा था आर्टिकल 139 के तहत यहाँ पर आपको जो संसद के पास अधिकार है उस शक्ति का प्रयोग करके वो इसे दे सकती है। तो ये दोनों ही कथन अपने आप में यहाँ पे सही है, अर्थात 1 और 2 यहाँ पे दोनों ही सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के नियुक्ति के संदर्भ में समान एक तरीके की अर्हता रखता हो। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी तरीके या उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है या जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, केवल 2 दोनों ही सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंग्लिश में जिसे देखना है इंग्लिश में भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या होगा? महान्यायवादी के संदर्भ में यहाँ पर आपको इस कथन को आंसर यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो कथन है, जब हम महान्यायवादी के आर्टिकल्स को यहाँ पर पढ़ते हैं, महान्यायवादी जो है भारत सरकार के संदर्भ में यहाँ पर काम करता है, उनके मामलों को यहाँ पर देखता है, उसको सरकार को यहाँ पे परामर्श इत्यादि देने का काम करता है। कई बार सदन में भी बैठकर वहाँ पर उनकी कार्यवाही यहाँ पे सुनता है, बस वोट इत्यादि को यहाँ पर नहीं वहाँ पर देता है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही नई सरकारों का गठन होता है महान्यायवादी अपना पद यहाँ पे छोड़ देते हैं।
अब महान्यायवादी के पद के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा जो नियुक्ति के जो प्रावधान यहां पर कहते हैं, कहता है कि ऐसे ही व्यक्ति को आप नियुक्त कर सकते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित होता है। कि यहां पर पहला कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है। दूसरा जो कथन है कि क्या महान्यायवादी को यदि उच्चतम न्यायालय की यहां पर अर्हता यहां पर उसके पास है तो उसको हटाने के लिए क्या उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया भी जरूरी है? जी नहीं, यहां पर राष्ट्रपति जब चाहे यहां पर महान्यायवादी को हटा सकता है या अपने आदेश के माध्यम से, तो यहां पर ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो केवल एक यहां पर आपको सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन यहां पे सही है? पहला कहता है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा कहता है एक राज्य की विधानसभा में कम से कम देखा जाए तो आपको 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है, इस क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? विधान परिषद के गठन का आधार क्या है? एक या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, हम किसी भी संदर्भ देखा जाए तो जैसा आप जानते हैं भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं, केवल कुछ ही यहां पर देखा जाए तो राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश इनमें से यहां पर एक है जहां आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। तो विधानसभा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का यहां पर आपको गठन होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें इस क्वेश्चन का यहां पर अगर हम आंसर देखें तो पहला जो कथन है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। दूसरे कथन का भी परीक्षण कर लीजिए, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य ही यहां पर होने चाहिए, और यह भी यहां पर सही है। इस संदर्भ में आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों 1 और 2 दोनों ही यहां पर आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि आपको इनमें से कौन सा सही है। पहला, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, और दूसरा कहता है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से यहां पे निर्वाचित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहां पे ये बताइए कि यहां पे राज्यसभा और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें यहां पे आवंटित हैं, कितने लोग यहां पर चुनकर आपको राज्यसभा में या लोकसभा में जाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव यहां पे होना है, जबकि राज्यसभा के संदर्भ में देखा जाए तो हर दूसरे वर्ष यहां पर आपको चुनाव होते रहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हर वर्ष यहां पर आपको किसी न किसी जगह से कुछ न कुछ सदस्य आपको चुने जाते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सीधा और सिंपल सा है। सबसे ज्यादा जो सीटें यहाँ पर आवंटित हैं देखा जाए तो जनसंख्या बेसिस परिसीमन का आयोग के द्वारा यहाँ पर गठित किया जाता है, और इस लिहाज से यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीटें भी हैं वो यूपी को आवंटित हैं, और ये दोनों ही कथन अपने आप में यहाँ पर सही हैं, इसलिए दोनों यानी कि 1 और 2 यहाँ पे सही है। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें 31 हैं, लोकसभा में यहाँ पे 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुन के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? पहला, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का यहां पे अधिकार होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहां पे चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों ना तो दोनों 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहां पे आप देखिए शासन व्यवस्था के संदर्भ में सचिवालय एक प्रमुख पहलू होते हैं, जो कि यहाँ पे सरकार को विभिन्न स्तरों पर यहाँ पे सहायता देते हैं, योजनाओं के बनाने को लेकर, ड्राफ्टिंग को लेकर, सारी चीजों को लेकर। तो यहाँ पे सचिवालय में जो सचिव के पद इत्यादि होते हैं और साथ ही साथ अन्य जो स्टाफ होते हैं उनको कैसे भरा जाता है, उनको भरने के संदर्भ में क्या प्रावधान है। देखा जाए तो कई सारे सचिवालय की भर्ती आती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सचिवालय की भर्ती आती है, ऐसे केंद्र के संदर्भ में आती है। तो सचिवालय के स्तर पर भर्ती को लेकर के यहाँ पे प्रावधान क्या है, ठीक है, कि क्या यहाँ पर लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय के पदों को अलग अलग सृजित किया जाता है, या 1 लाख आप एक साथ आप सृजित कर सकते हैं, या दोनों संदर्भ में यहाँ पे सेवा शर्तों को किस तरह विनियमित किया जाता है। इससे संदर्भ में यहाँ पे देखिए जो जानकारी है। सबसे पहली चीज, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे होता है नहीं लिखा है, सृजित किया जा सकता है। जी हाँ,
सृजित किया जा सकता है, लेकिन अभी देखा जाए तो अलग अलग किया जाता है, ठीक है, किया अलग अलग ही जाता है, सम्मिलित भी कर सकते हैं। तो पहला प्रावधान सही है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का यहाँ पे अधिकार है। तो यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्रालय होते हैं। इसके अलावा आपको देखा है वो नियमों को यहाँ पे संशोधित प्रक्रियागत चीजों को यहाँ पर आपको लागू करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करें संसदीय सचिवालय की, इसलिए संसदीय सचिवालय के संदर्भ में जो प्रावधान यहाँ पर होंगे वो संसद के द्वारा होते हैं। तो इस तरीके से पहला और दूसरा यहाँ पर आपको दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर सभी प्रकार हैं, जैसे कि राज्य उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। और दूसरा प्रावधान है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तीसरा है, या एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। डी कहता है एक ए तथा सी दोनों सही, आपको दोनों ही यहां पर देखा जाए तो आपको सत्य नहीं है। अब आपको बताना है इसमें सही मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। ए बी सी डी में से यहाँ पे गलत क्या है? ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि इसमें सत्य नहीं है? क्या ए सत्य नहीं है, क्या बी सत्य नहीं है, क्या सी सत्य नहीं है, या ए और सी दोनों ही सत्य नहीं है? देखिए, ग्राम सभा के संदर्भ में जैसे कि आप त्रिस्तरीय शक्तियों के यहाँ पर बंटवारे की बात करते हैं, और ग्राम सभा को जो शक्तियाँ इत्यादि यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं वो राज्य के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और राज्य के संदर्भ में जो देखा जाए, राज्य स्तर पर जिस तरह की कार्य प्रक्रियाएं यहाँ पर आपको होती हैं वैसे ही ग्राम सभा के स्तर पर कार्य प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये पहला कथन यहाँ पे, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य के स्तर पर हैं, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभाएं जो होती हैं विशेषकर राज्य का हिस्सा है, ना कि केंद्र का हिस्सा होती हैं, और राज्य के द्वारा उन्हें शक्तियां प्रदत्त की जाती हैं किस किस मुद्दे पर, किस किस सूची के संदर्भ में। तो यहाँ पर वो निर्धारित करने का अधिकार जो होता है वो राज्यों को होता है, ना कि केंद्र के संदर्भ में। तीसरा है, यहाँ पे एक ग्राम स्तर की सभा है जो पंचायत के सभी क्षेत्र सम्मिलित है, तो यहाँ पर आपको एक ही हमें यहाँ पे सत्य नहीं है, तो वो आपका बी हो जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे सत्य है। अगला देखिए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? ठीक है, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग। तो यहाँ पे सबको पता है कि पंचायतों के संदर्भ में जो चुनाव इत्यादि कराए जाते हैं वो कौन कराता है? वो राज्य के स्तर पे होंगे, और राज्य के स्तर पे जो चुनाव कराए जाते हैं वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनाव की स्थिति जो है वो आपको भारत के जो निर्वाचन आयोग वो कराते हैं, जबकि राज्य के स्तर के अन्य जो ऐसे एग्जाम हो गए और सॉरी आपके चुनाव हो गए जैसे ग्राम स्तर के स्तर पंचायत हो गए, तो वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर कराते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु यहां पर माना जाना चाहिए। नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे ये बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अशोक मेहता समिति की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? एक, ए बी सी डी में से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कई सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से अशोक मेहता समिति ने अपनी यहाँ पे जो सिफारिशें की 1977 में अपनी प्रतिवेदन यहाँ पे दिया। उनकी सबसे पहली यहाँ पे सिफारिश थी कि जो एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसे समाप्त कर देना चाहिए, उन्हें सिर्फ 2 स्तरीय यहाँ पर व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और दूसरे स्तर की व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर उनका एक सुझाव ये था कि जो राज्य स्तर के नीचे का जो पर्यवेक्षण था वो यहाँ पे जैसे कहा गया कि खंड का विकेंद्रीकरण प्रथम बिंदु होना चाहिए, ये गलत है, बल्कि उनका कहना था कि जिले को होना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पे जिला परिषद का गठन यहाँ पे किया जाना चाहिए, और इसके माध्यम से ये सारे कार्य यहाँ पर आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला तो सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या है वो गलत है। तो यानी कि केवल एक यहाँ पर आपको सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, किसको होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को? तो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का जो त्याग पत्र होता है वो किसको यहां पर संबोधित होता है, ये आपको बताना है।
ए, बी, सी या डी में से यहाँ पर किसको होता है? देखिए आसान सा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति को यहाँ पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय के हों, न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, वो अपना जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया था राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा यहाँ पे नहीं है? ए है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का, गवाही देने का। दूसरा, दोहरे दंड की धारा होने से निषेध। तीसरा है यातना के विरुद्ध निषेध और चौथा है कार्योत्तर विधि। तो यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का यहाँ पर हिस्सा नहीं है, ए, बी, सी या डी का। चलिए जल्दी से यहाँ पर, बाकी आप इंग्लिश में भी देखना चाहें आपको यहाँ पर देख सकते हैं। कार्योत्तर विधि अगर आपको ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना है ए, बी, सी, डी में यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे ए जो है वो अनुच्छेद 20 का हिस्सा है, बी है अनुच्छेद 20 का हिस्सा है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में है, सी भी है। लेकिन यहाँ पे जो सी जो है यातना के विरुद्ध निषेध के संदर्भ में, ये आपको जिनेवा कन्वेंशन के तहत यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और वहाँ पर किसी व्यक्ति को जैसे पकड़ा जाता है और तो वहाँ पर देश विरोध या वॉर के इत्यादि के समय में, तो वहाँ पर यातना नहीं दी जानी चाहिए, इस तरह के यहाँ पे उसमें प्रावधान इत्यादि किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान है ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत है। 20 का यहाँ पे सी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिभावक बच्चों की शिक्षा के अवसर दिलवाएंगे, पर्यावरण संरक्षण है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है या समान नागरिक संहिता है। तो ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, ए, बी, सी या डी में से? देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जहाँ एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कहा गया है, वहीं नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों को यहाँ पर सौंपे गए कार्यों के प्रगति के संदर्भ में बताए गए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए जो शिक्षा का जो पहलू है वो दोनों में शामिल है, जहाँ अभिभावकों को ये भी बोला गया है कि अपने बच्चों के संदर्भ में शिक्षा की एक व्यवस्था करें, उनका एक मौलिक कर्तव्य है। वहीं राज्य की भी व्यवस्था है कि वो बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के यहाँ पर फ्री एजुकेशन की व्यवस्था आपको दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21 का ए। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर स्पीकर करता है। नीचे दिए कोट में से सही उत्तर को यहाँ पर चयन कीजिए। 22 का यहाँ पर आंसर देखिए, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे सामान्य सा क्वेश्चन है और बहुत इजी, मतलब कठिन भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। जैसे कि एग्जाम्पल वाइज मान लीजिए कोई बिल इत्यादि आपको रखा जाता है, जैसे आप देखते हैं कई बिल यहाँ पे रखे जाते हैं जिसको लेकर संसद में गतिरोध की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस गतिरोध की स्थिति में यहाँ पर आपको संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। और जब इस तरह की संयुक्त बैठक यहाँ पे प्रावधान होगा, जैसे यहाँ पे दूसरा प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे स्पीकर करेगा, तो लोकसभा के यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो उसकी यहाँ पे अध्यक्षता यहाँ पर करते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे कथन सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ पर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज के इस सत्र में हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे 22 ही रखते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे इसे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स रिलेटेड यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर के 2023 के प्रश्न में हमने 22 क्वेश्चन जो हैं आपको पॉलिटी से यहाँ पर पूछे गए। तो एक आइडिया जो लगा आपको, ये देखिए क्या क्या आपको पता चला। सबसे पहली चीज देखिए 20 से 22 क्वेश्चन तक भी यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट से आपको पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी से देखा जाए तो 22 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ज्यादातर प्रश्नगत जो चीजें देखें, जो कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति, पंचायत, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, यहाँ पे आपको काफी सारे प्रावधान हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको कुछ चीजों को लेकर, आयोगों को लेकर भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखें तो नागरिकता या संघीय संग्रह क्षेत्रों की एक स्थिति है। तो इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, अर्थात कौन से टॉपिक है जहां पे ज्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए। तीसरी चीज जो इसमें आपको पता चलती है आपको कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको एक आइडिया हो गया कि आपको कौन से टॉपिक हैं जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, उनको यहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ना है, उनको ज़्यादा तक यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करना है, उनके हर एक बिंदु को डिटेलिंग जो है कितनी पूछी जा रही है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा या फिर हमने विधानमंडल, विधान परिषद नहीं पढ़ा, बल्कि सचिवालयों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सचिवों की स्थिति, उनकी कार्य प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है, वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। डिटेल अर्थात भी आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी डिटेल्स और थोड़ी सी डीप नॉलेज भी आपको इसके संदर्भ में आपको चाहिए होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी है। आपको देखिए तो सूची मिलान करके को है, कूट आधारित क्वेश्चन है, वन लाइनर भी आपको पूछे जा रहे हैं, कथन कारण करके भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अर्थात हर तरीके के प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का एक फायदा है, एक तो आपको प्रैक्टिस हो रही है, आपको आइडिया लग रहा है, और इसीलिए हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आपको जो भी इसके आगे जो क्वेश्चन आपको आए हैं, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आए हैं, एनवायरनमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको लेकर हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।